आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वरुण, अखिल और पराग तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तीनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में आने के बाद उनका एक सेमेस्टर अच्छी तरह बीता था। एग्ज़ाम देने के बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुके थे। दिवाली की छुट्टियों में अखिल ने वरुण और पराग को गोवा चलने के लिए कहा। पराग तो मान गया, पर वरुण चलने के लिए तैयार नहीं था। उसे ये छुट्टियां अपने घर पर मनानी थी, क्योंकि छुट्टियों में उसे कॉलोनी के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिलता था। लेकिन अखिल ने भी उसे मना ही लिया, क्योंकि उनकी ट्रिप सिर्फ 3 दिनों की थी। तीनों अपने घर पर अपने पेरेंट्स से गोवा जाने की परमिशन मिल गई। देखते देखते वो दिन भी आ गया जब वो तीनों गोवा जाने के लिए रवाना हुए। गोवा पहुंचने के बाद पहले 2 दिन उन्होंने बहुत मज़े किए, बहुत सारी नई जगहों पर घूमे। उन तीनों का ही गोवा आना ये पहली बार का अनुभव था। पहले 2 दिन तो उनको गोवा में अच्छी तरह बीते, लेकिन इन 2 दिनों में एक बात थी जो पराग को खटक रही थी। 3 दिनों के लिए वो एक होटल में रुके थे। उस होटल के बालकनी और विंडोज़ का बाहर का व्यू बहुत बढ़िया था। पहले दिन वो जब यहाँ पर आए थे तो उस दिन रात को अखिल और वरुण थकान की वजह से जल्दी सो गए, लेकिन पता नहीं क्यों पराग को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए पराग उठकर बालकनी में चला गया। वहाँ से उसे बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी दाईं ओर पड़ी। वहाँ पर आसमान में धुआं दिखाई दे रहा था। उसने नीचे देखा तो जंगल के पेड़ों की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीच के उस हिस्से में वो घूमने नहीं गए थे। उस रात को तो पराग ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरी रात को डिनर करने के बाद पराग वापस उसी बालकनी पर खड़ा सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा था कि तभी उसकी नज़र वापस उसी दिशा में गई। इस बार भी कल रात की तरह ही नज़ारा बिल्कुल समान था। इस बार ये बात पराग को अजीब लगी। तब वरुण और अखिल जाग रहे थे, इसलिए पराग उनके पास गया और उन्हें लेकर वापस बालकनी में आया। पराग उन दोनों को भी आसमान में दिख रहे धुएं को दिखाया। ये देखने के बाद अखिल ने उसी जगह पर चलने के लिए कहा। पराग चलने के लिए तैयार था, मगर वरुण को नींद आ रहे थे, इसलिए उसने आने से इनकार कर दिया। इसलिए वरुण को होटल के रूम में ही छोड़कर पराग और अखिल उस जगह पर निकल पड़े। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि बीच का वो हिस्सा रात के समय पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ थी जो बुझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले ही उन्हें जलाया गया हो। ये देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो बिना कुछ जाने ही वो दोनों वापस अपने होटल के कमरे में चले गए और कुछ देर के बाद सो गए। अखिल तो तुरंत ही नींद आ गई, मगर पराग सोने से पहले उन लकड़ियों के बारे में ही सोच रहा था। तीसरे दिन भी उन तीनों ने बहुत मज़े किए, नई नई जगहों पर घूमे। इस बीच पराग को एक रेस्टोरेंट के वेटर से पता चला कि बीच का वो हिस्सा जहाँ पर पिछली रात वो दोनों गए थे वो हॉन्टेड था। कुछ लोग वहाँ से लापता हो जाते हैं। ये सब जानने के बाद पराग ने सारी बातें अखिल और वरुण को बताई। ये सब जानने के बाद आज रात को भी उस जगह पर चलने के लिए तैयार था, मगर वरुण को डर लग रहा था। इसके बावजूद वो दोनों उसे लेकर रात के समय उस बीच के उस हिस्से में गए। इस बार वो थोड़ा जल्दी गए ताकि जाकर देख सकें कि वहाँ पर होता क्या है। वो दूर ही एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उस जगह को देख रहे थे जहाँ पर बीती रात उन्हें जली हुई लकड़ियाँ मिली थी। वो बीच पूरी तरह से सुनसान था।
अभी वहाँ पर आए हुए उन्हें बस 5 मिनट ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी अपने हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा लिए बीच पर आ चुका है। दूर अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, मगर वो बड़ा भयानक लग रहा था। उसे देख उन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। इसके बावजूद वो हिम्मत करके उस पत्थर के पीछे ही छुपे रहे। उस आदमी ने वहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू की। फिर लकड़ियाँ जलाकर वो उन लकड़ियों को चक्कर काटने लगा। चक्कर काटते वक्त उसने वो छुरा अपने हाथ में ही पकड़ा था। आग इतनी भयानक तरीके से जल रही थी कि आसमान में बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा था। लकड़ियों के चक्कर काटने के बाद वो आदमी उस जगह पर आकर खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ आसमान में खड़े कर दिए। एक हाथ में छुरा था जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। वो नज़ारा इतना भयानक था कि वो तीनों अपनी जगह पर ही जम गए। इतना भयानक नज़ारा वो तीनों देख ही रहे थे कि अचानक अखिल को एक जोर की छींक आई और उस आदमी का ध्यान उनकी तरफ गया कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। ये उस आदमी को पता चल गया और वो उन तीनों की ओर दौड़ने लगा। उस आदमी को अपने हाथ में छुरा लिए अपनी ओर आता देख वो तीनों डर के मारे पीछे पलटकर जोर से दौड़ने लगे। दौड़ते वक्त उन तीनों में से किसी ने भी पीछे पलटकर नहीं देखा। वो सभी दौड़ते हुए सीधे अपने होटल पर ही जाकर रुके। होटल में आने के बाद जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी उनके पीछे नहीं था। उन्होंने उसे चकमा दे दिया था। ये देखने के बाद कि वो आदमी उनके पीछे नहीं आ रहा तो उन तीनों ने चैन की सांस ली। फिर कांपते हाथों से उन्होंने रात का खाना खाया। रात को उन तीनों में से किसी को भी चैन की नींद नहीं आई। अगले दिन वो वापस अपने घर लौट आए, पर इस बारे में अपनी फैमिली को उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस हादसे को कुछ साल बीत चुके हैं। तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो उस हादसे को याद करते हैं तो उनके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हाँफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से
किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूं? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी, हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नजदीक पहुंचे। घर की हालत ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही काफी ज्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी। दरवाजा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था।
तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था, मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहां से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मगर तभी मेरी नजर उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आईं, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहां फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।